हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है सीआरपीसी का वो है चैप्टर 33 प्रोविजन एज टू बेल एंड बेल बॉन्ड्स, जो कि डील करता है सीआरपीसी सेक्शन 436 से लेकर 450 तक, जिसमें कि 436 से लेकर 438 तक हमने पढ़ लिया, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल भी हमने पढ़ लिया है और रेगुलर बेल भी पढ़ लिया है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सीआरपीसी सेक्शन 439 क्या कहता है। स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। ये बात करता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का स्पेशल पावर का, जो कि बेल से रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग बेल यानी बेल से संबंधित स्पेशल पावर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का। वन बोल रहा है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट that any person accused of an offence and in custody be released on bail, and if the offence is of nature specified in subsection 3 of section 437 may impose any condition which it considered necessary for the purpose mentioned in that subsection। इसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन किसी को भी बेल पर छोड़ सकता है, किसी भी एक्यूज को बेल पर छोड़ सकता है जो एक्यूज है, जो अपराध है वो रिलेटेड कहाँ पर है, किससे रिलेटेड है, जो कि 437 सबसेक्शन 3 में दिया गया है। मतलब मैक्सिमम कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है, जो वहाँ पर दिया गया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही है। ठीक, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मे इम्पोज एनी कंडीशन विच इट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस मेंशन इन दैट सबसेक्शन। उसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जब बेल देगा तो उनको जो सही लगेगा बेल देने से पहले वो कंडीशन जो भी उस पर इम्पोज कर सकते हैं, जो भी उनका मन होगा वहाँ पर इम्पोज कर सकते हैं। और हालांकि 437 सब क्लॉज 3 में जो एक मतलब अपराध है वो भी दिया गया है और क्या कंडीशन मेंशन करना है वो भी दिया गया है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बी, दैट एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल बी सेट असाइड और मॉडिफाइड। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी कंडीशन जो मजिस्ट्रेट द्वारा इम्पोज किया गया था, ठीक है, तो जब उसको छोड़ने वक्त में उसको हटा भी सकता है या मॉडिफाइड भी कर सकता है। अब कोई मजिस्ट्रेट अगर किसी को कोई कंडीशन इम्पोज करता है किसी पे, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का ये पावर है कि उसको हटा सकता है, वॉइड कर सकता है, नल एंड वॉइड, और मॉडिफाइड भी कर सकता है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू अ पर्सन who is accused of an offence which is triable exclusively by the court of session or which though not so tribal is punishable with imprisonment for life, give notice of the application for bail to the public prosecutor unless it is for a reason to be recorded in writing of opinion that it is not practicable to give such notice। इसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन किसी को बेल देने से पहले किसी भी एक्यूज को, ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ही कोर्ट ऑफ सेशन में ज़्यादातर ट्रायल चलता है उसी का, ठीक है। तो इसमें आप समझिए कि जो भी सेशन कोर्ट में ट्राइबल है, जो भी ऑफेंस है, उस ऑफेंस में अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन अगर बेल देता है, या तो फिर वो ऐसा ऑफेंस है जो कि जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाती है, तो उसमें बेल ग्रांट करने से पहले वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस करेंगे कि मैं इस आदमी को बेल दे रहा हूँ, या बेल एप्लीकेशन है उसका बात करने के लिए वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देंगे, ठीक है। अनलेस वो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, जब वो लिखेंगे उनको लिखना पड़ेगा, अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस नहीं देते हैं तो उनको लिखना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, किस कारण से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस करना, ठीक है, तो वो जज साहब को लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहीं पर नहीं है, यहाँ पर आधा ही दिया गया है, अगर आप भी PDF से पढ़ रहे हैं तो आप आधा ही पढ़ रहे हैं। एक और है यहाँ पर, provided further that the High Court or the Court of Session shall before granting bail to a person who is accused of an offence tribal under subsection 3 of section 376 or section 376AB or section 376DA or section 376DB of the Indian Penal Code give notice of the application for bail to the public prosecutor within a period of 15 days from the date of receipt of the notice of such application। इसमें कहा जा रहा है कि मैंने अभी जितना भी ऑफेंस आपको कहा 376 से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेज है, अगर उसमें हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन अगर बेल ग्रांट करता है तो 15 दिन पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस करना पड़ेगा। और ये 15 दिन कब से, जब से आपके पास वो एप्लीकेशन का रिसिप्ट आया है, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन, ठीक है, जिस दिन से वो एप्लीकेशन आपके पास आया है, आपने कॉग्निजेंस लिया है, उस दिन से 15 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक। अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं बताते हैं तो ये केस आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने प्रोवाइडेड दैट में क्या पढ़ा कि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड कर दीजिए कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी जो हम प्रोवाइडेड दैट में पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैंडेटरी है,
क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि अनलेस के बारे में कुछ बात ही नहीं है, तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पर समाप्त नहीं होता, उसके बाद 1A है, यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दिया है, लेकिन 1A है द प्रेजेंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम शैल बी ऑब्लिगेटरी एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बेल टू द पर्सन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 376 और सेक्शन 76AB और सेक्शन 376DA और सेक्शन 376DB ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी फिर मैंने जो भी सेक्शंस कहा 376 से रिलेटेड जो भी सेक्शंस है आईपीसी का, उसमें इन्फॉर्मेंट का या इन्फॉर्मेंट किसी को ऑथराइज करता है, हियरिंग के टाइम उसका रहना मैंडेटरी है, वो वहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ठीक। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इन्फॉर्मेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर इन्फॉर्मेंट का बात हो रहा है, जो ऐसा जो एक्यूज्ड है वो नहीं, इन्फॉर्मेंट जो है या फिर इन्फॉर्मेंट किसी को ऑथराइज करता है वो इस केसेस में वो रहेगा। उसके बाद अब है 2, यानी कि बीच में 2 सेक्शन अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हैं तो आपसे छूट जाता, ठीक है। 2, ए हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। इसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेक्शन ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि जिस आदमी को बेल पर छोड़ा गया था उस व्यक्ति को दोबारा से अरेस्ट करके कस्टडी में लेने का, ठीक है, दोबारा से अरेस्ट करवा के कस्टडी में ले सकते हैं, ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का पावर है। उसके बाद 440 पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ बाउंड एंड रिडक्शन देयरऑफ, क्लॉज 1, the amount of every bond executed under this chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the cases and shall not be excessive। इसमें अब कहा जा रहा है कि अब आप बाउंड है, कोई सिक्योरिटीज है, तो उस बाउंड का क्या होता है वैल्यू, अब आप 2 लाख रुपया रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल से जानिए, अब कोई आदमी चोरी कर रहा है, ठीक, चोरी किया, अब बेचारा घड़ी चोर है, एक घड़ी चुरा लिया आपका, गरीब आदमी है, अब आप उसको 2 लाख रुपया कर रहे हैं कि अगर तुम जेल में रहो नहीं तो 2 लाख रुपया सिक्योरिटीज दो। अब वो 2 लाख रुपया कहाँ से देगा? तो ये जो सर्कमस्टांसेस है मैच नहीं कर रहा है 2 लाख रुपया से। घड़ी चोर है, अब जरूरी नहीं अब घड़ी चोर रॉयलेक्स का घड़ी चोर होगा तो अलग बात है, हम यही छोटा मोटा घड़ी का बात कर रहे हैं, चाइनीज टाइटन इस सब का अगर चोर है तो फिर 2 लाख रुपया का आप उस पर सिक्योरिटीज दे रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, इस सर्कमस्टांसेस मैच नहीं करेगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि कम होना चाहिए, केस से रिलेटेड होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 बोल रहा है द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट द बेल रिक्वायर्ड इट बाय अ पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट भी रिड्यूस। में कहा जा रहा है कि जो भी मजिस्ट्रेट द्वारा अगर किसी को या पुलिस ऑफिसर द्वारा किसी को बेल पर बहुत ज़्यादा बेल बाउंड दे दिया गया तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर है कि वो पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को बोल सकता है कि उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम कीजिए। ये हाई कोर्ट का स्पेशल पावर है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 441, कहाँ तक पढ़ेंगे ये पता नहीं, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है।